जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो है पार्ट 2 HP टेट मेडिकल दिसंबर 2022 केमिस्ट्री सेक्शन की। उसमें क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए तो व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सोल्यूशन, कि क्या होगा अगर हम कॉपर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें। तो ए ऑप्शन था आयरन इज डिस्प्लेस्ड, बी ऑप्शन था सल्फेट इज डिस्प्लेस्ड और सी ऑप्शन था नो रिएक्शन टेक्स प्लेस और डी था नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर ही ये क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था। इसमें जो आंसर होगा इसका सही वो होगा सी, दैट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि अगर हम देखें तो जब हम आयरन को कॉपर को जो है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो जो कॉपर है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से कम होता है। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता चला जाता है। तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से कम है, इसीलिए कोई भी रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होगा नहीं। तो जब हम कॉपर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी यहाँ पर हमारे पास है, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। केमिकल एक्टिविटी मीन्स यहाँ पर रिएक्टिविटी पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो सही कौन सा है। तो इसमें हमें ये देखना था कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसमें हमने देखना था। वैसे तो कई फैक्टर हैं लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर हमने देखना था आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो वो है ये पोटाशियम जो है वो ग्रुप 1 से है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 से है। तो ग्रुप 1 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। तो इसमें हमें एक ही ऑप्शन था जिसमें पोटाशियम पहले पर था, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होती है लगभग 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकता। तो सिल्वर नाइट्रेट भी कर सकता है क्योंकि इसमें सिल्वर आयंस भी हैं, नाइट्रेट आयंस भी हैं। कॉपर सल्फेट भी कर सकता है क्योंकि इसमें कॉपर आयंस भी हैं, सल्फेट आयंस भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी कर सकता है क्योंकि इसमें सल्फेट आयंस भी होंगे और हाइड्राइड आयंस भी होंगे। तो इसमें जो है H पॉजिटिव आयंस भी होंगे। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर को देखें इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर होगा इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ठीक है, सबसे पहले तो ये सरफेसिंग ऑफ रोड क्या होता है कि जैसे हम रोड बनते देखते हैं तो उसमें कोल तार डालते हैं, उसको पक्का करने के लिए ऊपर से कोल तार का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमें पूछा था कि जो दिए हुए कंपाउंड्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो सरफेसिंग ऑफ रोड में यूज़ होता है। जैसे पीट था, लिग्नाइट था, एंथ्रासाइट था और बिटुमिनस कंपाउंड थे। तो बिटुमिनस कंपाउंड ही इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 46 कि द आयन ऑफ द एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई आयन है, ठीक है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे पूछा था कि कोई एलिमेंट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो मास है उस एटम का वो 27 यूनिफाइड मास है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके अंदर वो 14 है। तो बताओ उस जो आयन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था कि मान लीजिए वो एटम है एक्स, वो जो एलिमेंट है मान लिया वो है एक्स। अब हमें पता है कि नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जेड और ऊपर उसका लिखा जाता है मास नंबर ए, और मास नंबर हमें दे रखा है 27, एटॉमिक नंबर हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं। तो हमें पता है कि अगर हम मास नंबर में से
एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए हम जेड की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास 14 आ जाए। तो इसका मतलब अगर हम जेड की वैल्यू 13 यहाँ पे रख दें तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो 14 आ जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में भी कहा गया था कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 14 है। तो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर इस एलिमेंट का वो 13 है। अब हमें बोला गया है कि 13 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है 13 इलेक्ट्रॉन। 13 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें बोला गया है कि उस एलिमेंट पर 3 पॉजिटिव चार्ज भी है। तो 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। तो इसका मतलब 13 से 3 कम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47, ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। मतलब कि अगर हम केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया है तो इसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम सभी जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास केल्विन में वो जो आंसर है वैल्यू है वो आ जाती है। तो अब हमें पूछा गया था कि 308 केल्विन हम कैसे बनेगा, मतलब डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी। तो अगर हम 273 में 35 ऐड कर देते हैं तो 308 केल्विन बन जाएगा। इसका मतलब पहला टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमारे पास बोला गया था 329 केल्विन। तो 329 कब बनेगा, अगर हम 273 में 56 ऐड कर दें, मतलब 56 डिग्री सेल्सियस जो है वो 329 केल्विन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें बोला गया था 391 केल्विन। तो वो कब होगा, 273 में अगर हम 118 ऐड कर दें तो 391 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें IUPAC नेम, ठीक है, इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। IUPAC नेम में जब नाइट्रोजन जब आ जाती है तो हमें देखना पड़ता है कि उसके जो अराउंड कार्बन लगे हैं वो कौन से हैं। जैसे जैसे स्मॉलर कार्बन चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो हम करते क्या हैं कि जो स्मॉलर है उसको N के साथ लिखते हैं। जैसे N मिथाइल, क्या लिख दिया इसको, N मिथाइल, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे बोलेंगे मिथाइल। तो N मिथाइल बन गया। उसके बाद 1 2 3 टोटल कार्बन है 3, तो बन गया प्रोप, और 2 पर लग गया डबल बॉन्ड मतलब इन। तो ये बन जाएगा प्रोप 2 इन, और ये है अमीन, और ये क्या है, अमीन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन। ठीक है, यहाँ पर ये जो CH3 है वो एक्चुअली क्या है, एक साइड चेन की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन है 49, वो क्या है कि जिंक 2+ में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है जिंक सॉलिड में। तो इसको क्या बोलते हैं, तो जब भी कोई आयन या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का वो 4 किस में होगा। ठीक, तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सबसे पहले सी को, Na2SO4 को, तो NO2SO4 में देखें तो 1 सोडियम पर +1 तो 2 सोडियम पर +2। सल्फर की तो हमने निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X मान लिया। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 4 पर हो जाएगा -8, तो इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि Na2SO4 पर ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0। उसके बाद X की वैल्यू अगर हम निकालें तो +6 आएगी, लेकिन हमें पूछा है कि सल्फ़र +4 में नहीं किस में है, तो सी ऑप्शन में तो नहीं है सल्फ़र। उसके बाद हम देखेंगे H2S को। H2S में हमें पता है कि जो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन पे प्लस ही होगा। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 पे +2, तो +X, तो X की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जो H2S है उसमें तो सल्फ़र पे -2 होगा। ठीक, उस सिमिलरली अगर हम बी ऑप्शन को देखें CS2 को, तो इसमें जो कार्बन है उस पर +4 होता है चार्ज, तो सल्फ़र पे कितना होगा, तो +4 + 2x, 2 सल्फ़र हैं तो 2x इज इक्वल टू 0। तो हम x से निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। मतलब यहाँ पर भी जो सल्फ़र है वो -2 में ही है। अगर हम लास्ट देखें डी ऑप्शन को, Na2SO3 को, तो यहाँ पर 1 सोडियम पे +1 तो 2 पे +2,
प्लस इसको तो हमने निकालना है, x मान लिया, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर -6, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो +4 आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ Na2SO3। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 51 को। तो सिनावार किसका और है? तो सिनावार का जो फॉर्मूला है दैट इज़ HgS। मतलब यहाँ पे हम मरकरी मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो सिनावार होता है दैट इज़ और द मरकरी। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है 52। जिंक का रिएक्शन अगर हम वाटर स्टीम मतलब स्टीम के साथ करवाते हैं तो A और B दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो बताइए A और B क्या होंगे? तो बहुत सिंपल है, जिंक का काम होता है ऑक्सीजन को गेन करना। जिंक का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन को गेन करना। ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है इसीलिए, और साथ में रह जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द प्रोसेस टू अक्कर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन दी है, एडियाबैटिक। अगर हम एडियाबैटिक कंडीशन देखें तो वो क्या बोलती है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। तो हीट का एक्सचेंज हमें दिख रहा था Q = 0, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें बोला गया था नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन C5H12। तो C5 था और H12 था, तो कोवलेंट बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल जो है वो 16 हमारे पास C5H12 में 16 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 55 में कि द इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 बिलोंग टू विच ग्रुप। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग है? तो 3 हमें पता है लिथियम का है, 11 हमें पता है सोडियम का है, 90 हमें पता है पोटाशियम का है। तो यहाँ पर सिंपल था कि लिथियम सोडियम पोटाशियम जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पूछा था कि जो एटॉमिक रेडियस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ी बात कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, मतलब जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी इसको राइट साइड में लिखेंगे। तो हमने देखना है कि जो ऑप्शन हमें दिए थे उसमें हमने देखना है कि राइट साइड वाले की जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का 9 है। तो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो साइज कम हो जाता है, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज़ तो नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो इसका मतलब हमें देखना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नाइट्रोजन का साइज़ सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जर्नली डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जर्नली सामान्यतः कम हो जाती हैं अलोंग ए पीरियड। मतलब अलोंग द पीरियड अगर हम जाएं, लेफ़्ट से राइट जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो कौन घट जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखें लेफ़्ट से राइट, तो हमें पता है लेफ़्ट से राइट जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अलोंग द पीरियड अगर हम जाएं लेफ़्ट से राइट तो जो साइज़ है वो हो जाता है कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, दूसरा अगर हम दूसरा देखें मेटालिक कैरेक्टर देखें अगर हम, तो मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है कि अगर साइज़ बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। अगर साइज़ बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन अलोंग द पीरियड तो साइज़ कम होता है, हमें पूछा है अलोंग द पीरियड, तो साइज़ कम होता है। तो साइज़ कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, मेटालिक कैरेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है वो क्या बताता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू है उसके बारे में बताता है। कैसे, जैसे अगर हम देख लें कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है,
अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में आया, ठीक है। थर्ड शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब अगर हमें पीरियड देखना हो तो हमें किसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, मतलब शेल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि स्ट्रक्चर ऑफ IF7। तो IF7 में अगर आयोडीन सेंट्रल एटम है तो उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 ही फ्लोरीन लग जाएंगे तो हमारे पास टोटल 7 बॉन्ड पेयर बनेंगे। 7 बॉन्ड पेयर बनते हैं तो पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होती है। तो स्ट्रक्चर आ जाएगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे बोला गया था कि जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है अगर उसका वुड्स रिएक्शन करें तो क्या बनेगा। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या था, ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन और सेंटर में ब्रोमीन लगा होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो जब हम वुड्स रिएक्शन करेंगे मतलब सोडियम मेटल के साथ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करेंगे तो जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो ब्रेक होने के बाद जो है वो ये कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ से ब्रोमीन हट गया, यहाँ से ब्रोमीन हट गया, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए और यहाँ से सोडियम और ये 2 ब्रोमीन्स जो हैं वो बाहर निकल गए साइड प्रोडक्ट में, और हमारे पास क्या बन गया, ऐसा एक कंपाउंड बन गया। अब इसकी IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने देख ली, दूसरे पर क्या लगा है मिथाइल और तीसरे पर भी क्या लगा है मिथाइल। तो 2,3 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थैंक यू।